संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे सप्ताह के तीसरे दिन भी हंगामा रहा। संसद में जमकर पेगासस के मुद्दे पर हंगामा हुआ, वहीं राज्यसभा में भी हंगामा हुआ और जमकर नारेबाजी हुई। संसद में हंगामे के बाद एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 3:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को भी 2 बार बाधित होना पड़ा। इस बीच 6 टीएमसी सांसदों को आज राज्यसभा की कार्यवाही से बाहर कर दिया गया। संसद में सांसद कई बार हंगामा कर चुके हैं। अभी तक का मॉनसून सत्र विपक्ष के हंगामे के चलते बाधित रहा। विपक्ष लगातार पेगासस जासूसी कांड, कृषि कानूनों को लेकर हमलावर है। संसद में पेगासस जासूसी कांड पर मंगलवार को भी संसद में हंगामा जारी रहा। सरकार और विपक्ष दोनों अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। संसद में 11 दिनों से सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। विपक्ष की नारेबाजी के बीच लोकसभा से नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 पारित हो गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बिल को पेश किया था। इस बिल के पारित होने के बाद सदन की कार्यवाही को 5 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद में हंगामा लगातार जारी रहा। 14 विपक्षी दलों के 18 नेताओं ने संयुक्त बयान जारी किया और बयान जारी कर कहा कि जो हंगामा हो रहा है, जो गतिरोध हो रहा है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। आपको बता दें कि इससे पहले सरकार कह चुकी है कि विपक्षी दल सदन को चलने नहीं दे रहे। दिल्ली में महिला सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। दरअसल दिल्ली में 9 साल की बच्ची के साथ कथित रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है, जिसके बाद से आज दिन भर उसके परिजनों से मुलाकात के लिए राजनेताओं का तांता लगा रहा। तो वहीं आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी जारी रही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 9 वर्षीय दलित लड़की की कथित रेप के बाद हत्या के मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बच्ची के परिवार के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा भी की है। सीएम केजरीवाल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद कहा कि हमारी बच्ची वापस नहीं आ सकती। परिवार के साथ हुआ अन्याय दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन दिल्ली सरकार परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। तो दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बच्चे के माता पिता से मुलाकात कर पूरी मदद का भरोसा दिलाया। राहुल गांधी ने बच्चे के माता पिता से मुलाकात की और मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए ट्विटर पर कहा कि माता पिता के आंसू सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि उनकी बेटी देश की बेटी न्याय की हकदार है और न्याय के लिए इस रास्ते पर मैं उनके साथ हूँ। वहीं राहुल गांधी के पीड़ित परिवार से मुलाकात और पीड़ित परिजनों के साथ राहुल गांधी की तस्वीर वाले ट्वीट को लेकर सियासत भी तेज है। बीजेपी ने कांग्रेस और आप पर रेप पर राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। वहीं एनसीपीसीआर ने भी मामले में राहुल गांधी पर कार्रवाई के लिए ट्विटर और दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखी है। वहीं अरविंद केजरीवाल जब पीड़ित परिजनों से मिलने उनके आवास पर पहुंचे तो स्थानीय लोगों के विरोध का भी सामना उनको करना पड़ा। बहरहाल दिल्ली की कानून व्यवस्था केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है। ऐसे में कांग्रेस और आप ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। देश में रेप पीड़िताओं को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की दिशा में मोदी सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है। अगले 2 सालों में तेज गति से फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण किया जाएगा। नाबालिग बच्चियों और महिलाओं को रेप के मामलों में न्याय दिलाने के लिए 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी। बताया कि इस योजना में कुल 1586 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसे 31 मार्च 2023 तक जारी रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में केंद्रीय कैबिनेट ने कई अहम निर्णय लिए। इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में से 389 पॉक्सो कोर्ट हैं। केंद्र सरकार ने साफ किया कि इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स पर होने वाले खर्चों में 971 करोड़ रुपए के करीब केंद्र सरकार वहन करेगी। वहीं 601.16 करोड़ रुपए राज्य सरकारों को वहन करना होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस योजना को 2019 में लॉन्च किया गया था। सरकार की मंशा थी कि रेप पीड़िताओं को जल्द से जल्द न्याय मिल सके और अब इस योजना को 2 और सालों के लिए आगे बढ़ाया गया है और अब ये योजना मार्च 2023 तक चलेगी ताकि रेप पीड़िताओं को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है और राजनेता अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जोर शोर से जुट गए हैं। सियासी एजेंडा भी तय करने की कवायद में लग गए हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या में रामलला के दर्शन कर सियासी समीकरण साधेंगे। साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी लखनऊ में साइकिल रैली निकालकर सियासी समीकरण साधने के साथ साथ कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। उत्तर प्रदेश में मिशन 2022 की तैयारियों में सभी राजनीतिक पार्टियां जुट गई है।
ऐसे में गुरुवार का दिन सूबे की सियासत में काफ़ी तपिश भरा रहने वाला है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्र के जन्मदिन पर लखनऊ में साइकिल चलाकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ने के साथ साथ सियासी समीकरण साधेंगे। वहीं राम मंदिर के भूमि पूजन के 1 साल पूरे होने पर कल सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में रामलला का दर्शन कर सियासी एजेंडे को धार देंगे। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया था। इसके बाद से तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। गुरुवार को राम मंदिर के भूमि पूजन का 1 साल पूरा हो रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचकर रामलला का दर्शन करेंगे और पूजन करेंगे। सीएम योगी करीब 3 घंटे अयोध्या में रहेंगे। इस दौरान रामलला के दरबार में आयोजित होने वाले विशेष अनुष्ठान में भी शामिल होंगे। भूमि पूजन के 1 साल पूरे होने पर हो रहे इस कार्यक्रम में कई प्रमुख संत महंत भी शामिल होंगे। सीएम इस दौरान राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति की भी जानकारी लेंगे। इसके बाद वे अन्य योजना के तहत लाभार्थियों को अनाज वितरित करेंगे। बीजेपी राम मंदिर को अपनी एक उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। 2022 के चुनाव में बीजेपी राम मंदिर को सियासी तौर पर भुनाने की कवायद में है। ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने के लिए समाजवादी पार्टी कल प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन भी करने जा रही है। इसे बसपा के ब्राह्मण सम्मेलन के काट के तौर पर देखा जा रहा है। अफगानिस्तान में लोकतंत्र और आतंक के बीच जंग चल रही है। पाकिस्तानी मदद से तालिबान काबुल पर कब्जे की जल्दबाजी में है, तो आम अफगानी भी अब अफगान सेना के साथ मिलकर आतंक से फ्रंट फुट पर मुकाबला कर रहे हैं। उधर अमेरिका भी तालिबानी आतंकियों पर एयर स्ट्राइक्स कर रहा है। दरअसल तालिबान ने काबुल पर कब्जे के लिए अफगान सेना के साथ साथ आम आवाम को निशाना बनाना शुरू किया है। अफगानिस्तान में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एक पॉश इलाके में शक्तिशाली विस्फोट हुआ। यह विस्फोट अफगानी रक्षा मंत्री के आवास के बाहर हुआ। घटना को देखते हुए अफगानिस्तान ने भारत से तुरंत इस मुद्दे पर यूएनएससी में चर्चा कराने की मांग की है। भारत अफगानिस्तान दोस्ती के प्रतीक हेरात प्रांत के सलमा डैम पर भी आतंकियों ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में तालिबान को भारी नुकसान हुआ है। काबुल में आतंकी हमलों के बाद आम अफगानी भी गुस्से में है। इन लोगों ने हजारों की तादाद में सड़कों पर उतरकर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए और तालिबान आतंकियों के खिलाफ एकजुटता का प्रदर्शन किया। इसमें कोई शक नहीं कि अफगानिस्तान अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। लोकतंत्र पर आतंक हावी होता जा रहा है। इससे ज्यादा खलती है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की औपचारिक विरोध की लकीर, यूनाइटेड नेशंस की चुप्पी और अफगानिस्तान को इस हालात में धकेल देने वालों की पूरी संवेदना है। भारतीय पहलवान रवि दहिया ने टोक्यो ओलंपिक्स में सेमीफाइनल्स में जीतकर गोल्ड की उम्मीद जगा दी है। फाइनल्स में उनका सामना अमेरिका के 2018 वर्ल्ड चैंपियन डेविड मॉरिस टेलर से होगा और इस मुकाबले पर पूरे विश्व की नज़र टिकी होंगी। उन्होंने पहले प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया के रेसलर ऑस्कर अवॉर्डी टेग्रेरोस उर्बानो को मात दी। उसके बाद क्वार्टर फाइनल मैच में बल्गेरिया के जॉर्डी वेंगेलोव को 14-4 से हरा दिया और सेमीफाइनल्स में जीत हासिल की। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को तीसरा मेडल मिला है। वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू और बैडमिंटन में पीवी सिंधु के बाद बॉक्सिंग में असम की लवलीना बोरगोहेन ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम का पहली बार ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने का सपना अधूरा रह गया। आज खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में भारत को अर्जेंटीना ने 2-1 से मात दी। ओलंपिक से पहलवान अंशु मलिक के बाहर होने के बाद से अब सेमीफाइनल्स में हारे दीपक पूनिया और विमेन हॉकी टीम से ब्रॉन्ज मेडल की उम्मीद रहेगी। हाडोती में लगातार बारिश का दौर जारी है और लगातार बारिश के दौर ने अब आम जन की जान लेना भी शुरू कर दिया है। बूंदी जिले की अगर बात करें तो बूंदी जिले में लगातार 4 दिनों से बारिश का दौर जारी है। बूंदी में आज एक दर्दनाक घटना सामने आई है। बूंदी के केसराय पाटन कस्बे में एक ही परिवार के 7 लोगों पर दीवार गिर जाने से दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने पर कस्बे में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर रात को 2 बजे ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। दोपहर 3 बजे तक एक के बाद एक सभी 7 शवों को रेस्क्यू ऑपरेशन की मदद से निकाल लिया गया, लेकिन दुख की बात यह रही कि किसी को जिंदा नहीं बचाया गया। देखने वाली बात यह सामने भी आई कि प्रशासन की लेट लतीफ़ी भी इसमें देखी गई। वहीं जैसे जैसे जनप्रतिनिधि और प्रशासन को सूचना लगी, प्रशासन के आला अधिकारी जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता, शिवराज मीणा, पुलिस अधीक्षक सहित विधायक चंद्रकांता मेघवाल भी घटनास्थल पर मौके पर पहुंची। एक के बाद एक शव निकलते जा रहे थे और कस्बे में धीरे धीरे शोक की लहर देखी जा रही थी। नगर पालिका द्वारा यह सुरक्षा दीवार महेंद्र के परिवार पर मौत बनकर टूटी, इसकी जांच अब प्रशासन द्वारा करवाई जा रही है। फिलहाल जो भी हो, महेंद्र के परिवारजन और महेंद्र इस
बारिश में अपनी जान गंवा चुके हैं। महज उनके एक पुत्र को अब 10-10 लाख रुपए का मुआवजा मिले, इसकी मांग विधायक चंद्रकांता द्वारा उठाई गई है। राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा के बीच बह रही चंबल नदी में आए उफान के कारण मंडरायल करणपुर क्षेत्र के आधा दर्जन गांव पानी से घिर गए। इन गांवों के ग्रामीणों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। पुलिस प्रशासन ने तटीय इलाके में अलर्ट जारी करते हुए एसडीआरएफ टीमों को जगह जगह तैनात किया। चंबल नदी में खतरे का निशान 165 मीटर पर है, जबकि चंबल नदी में आए उफान के कारण यह जल स्तर 5 मीटर ऊपर तक जा पहुंचा। इसके चलते मंडरायल करणपुर क्षेत्र के मलापुरा, टोड़ी, बरेड़ सहित अन्य गांव डूब में आ गए। सूचना पर सपोट्रा एसडीएम ओपी मीना, मंडरायल एसडीएम प्रदीप चौमाल, मंडरायल थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी एसडीआरएफ टीम के साथ प्रभावित गांवों में पहुंचे। लोगों की समझाइश कर उन्हें रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। चंबल में आए उफान के कारण कई गांवों का सड़क मार्ग से संपर्क कट गया। उधर जिले भर में हुई जोरदार बारिश के कारण पांचना बांध के गेट आज भी 3 खोले रखे गए। इसके अलावा जिले के अन्य बांध, मामचारी बांध, कालीसिल बांध और नींदर बांध पर भी चादर चल रही है। सपोट्रा क्षेत्र में कई गांवों का आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। अधिक बारिश और चंबल में आए उफान को लेकर पुलिस प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग, एसपी मृदुल कछावा ने लोगों से तटीय इलाकों में नहीं जाने, पानी आने पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की अपील भी की है। पाली जिले के जैतारण उपखंड के रास गांव में एक हृदय विदारक हादसा हुआ है, जिसमें 4 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हुई है। घटना के बाद पूरे गांव के अंदर मातम छाया हुआ है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और गोताखोरों के सहयोग से चारों ही बच्चों के शवों को बाहर निकलवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। उसको लेकर परिजन भी मौके पर पहुंचे हैं। परिजनों का रो कर बुरा हाल है। जैतारण उपखंड के तमाम आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे। घटना के अनुसार ये चारों बच्चे तालाब में नहाने के लिए गए थे। गहरे पानी में चले जाने के कारण डूब जाने से इन चारों बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है। दर्दनाक मौत की घटना की जानकारी मिलते ही रास के तालाब के ऊपर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही रास थाना प्रभारी सहित जैतारण उपखंड के पुलिस अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक सहित सभी मौके पर पहुंचे व लोगों के सहयोग से चारों शवों को बाहर निकलवाकर मोर्चरी में रखवाया गया है। घटना को लेकर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। उसको लेकर यहां मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद श्वेता चौहान ने भी घटना को लेकर तमाम जानकारी ली है। जिला कलेक्टर अंशदीप अवकाश पर गए हुए हैं। उन्होंने भी घटना को लेकर जानकारी लेने के साथ साथ आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक भी घटना की जानकारी मिलने के साथ ही पूरी तरह से सतर्क हो गए थे और उन्होंने गोताखोरों के साथ पुलिस जवानों को मौके पर भेजा। उसको लेकर गाँव के अंदर मातम छाया हुआ है और अब इन चारों ही बच्चों का अंतिम संस्कार गुरुवार को करवाया जाएगा। उसको लेकर पुलिस प्रशासन मामले की जांच में जुटा हुआ है। राजस्थान पुलिस के डीजीपी एमएल लाठर 2 दिवसीय दौरे पर कल देर शाम पहुंचेंगे बीकानेर। संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे, लेकिन डीजीपी की बैठक से पहले बीकानेर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लूट की योजना बना रहे 4 कुख्यात बदमाशों को धर दबोचा। इनसे 3 हथियार भी जब्त किए, 6 कारतूस भी जब्त किए, साथ ही साथ एक इनोवा गाड़ी भी। एसपी प्रीति चंद्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले की विशेष टीम को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश बीकानेर में हैं जो लूट की योजना बना रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने मुखबरी की और गाड़ी में 4 बदमाशों को धर दबोचा। इनसे हथियार भी बरामद किए गए हैं, पूछताछ की जा रही है। इस कार्रवाई में डीएसटी के सुभाष बिजारनिया के अलावा अन्य थाना अधिकारियों की भी भूमिका रही, तो वहीं हेड कांस्टेबल दीपक यादव ने भी अहम भूमिका निभाई। कहा जा सकता है डीजीपी दौरे से पहले निश्चित तौर पर बीकानेर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और कहीं ना कहीं संभावित अपराध पर भी एक तरह से लगाम लगाई है।